Now question number 8. If the temperature of a liquid can be measured in Kelvin units as x वेरिएबल है और k यहाँ पर शो करता है कि यूनिट केल्विन में है, तो k यहाँ पर यूनिट को शो करता है, एंड इन फ़ारेनहाइट अगर हम शो करें तो इट इज 5 डिग्री फ़ारेनहाइट। f यहाँ पर फ़ारेनहाइट को शो करता है, x और y वेरिएबल हैं। The relation between the two system of measurements of temperature is given by the linear equation y equal 9 by 5x minus 273 plus 32. Equation हमारे पास आती है 9 by 5x minus 273 plus 32. ये फ़ारेनहाइट दैट मीन्स टेम्परेचर कोई भी हो, अगर आप उसको फ़ारेनहाइट में शो कर रहे हो तो केल्विन के लिए आपको ये इक्वेशन फॉलो करनी पड़ेगी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो ये अगर आप कंपेयर करो तो ये एक लीनियर एक्सप्रेशन है। किस तरह से आप इसे सॉल्व कर लो, देखो y इक्वल 9 बाई 5x माइनस 9 बाई 5 टाइम्स 273 प्लस 32, और अब इसमें एक टर्म x का है और ये आप कांस्टेंट टर्म कर सकते हो। y इक्वल 9 बाई 5x माइनस, इन्हें जब हम सॉल्व करेंगे तो इट बिकम्स 9 बाई 5 टाइम्स 273 माइनस 32, ब्रैकेट के अंदर आप चाहे तो इसे सॉल्व कर लो। It becomes 9 by 5x minus 5 is the LCM. It is 2457 minus 160. It is this 9 by 5x minus 2297 upon 5. ये इक्वेशन है फ़ारेनहाइट से केल्विन में शो करने के लिए, जहां y फ़ारेनहाइट है और x केल्विन स्केल के टेम्परेचर को शो करता है। अब देखो पार्ट 1 है find the temperature of the liquid in Fahrenheit if the temperature of the liquid is 313 Kelvin. अगर x के जो हम शो कर रहे हैं केल्विन में, अगर ये 313 केल्विन है, दैट मीन्स x की वैल्यू अगर 313 है तो फ़ारेनहाइट वैल्यू कितनी होगी। तो y में हम फ़ारेनहाइट मान रहे हैं तो हमें y की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। इक्वेशन हम ऑलरेडी एक फॉर्मेट में कर चुके हैं, y इज 9 बाई 5x माइनस 2297 अपॉन 5। x की वैल्यू हम 313 से रिप्लेस कर देंगे, इट विल बी 9 by 5 times 313 minus this number. इसे सॉल्व कर लेते हैं। This comes 2817 upon 5 minus 2297 upon 5. It comes 520 upon 5. It is 104 y की वैल्यू। सो फ़ारेनहाइट स्केल में कितना हो जाएगा, फ़ारेनहाइट में था y डिग्री फ़ारेनहाइट, दैट मीन्स 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, दैट विल बी द आंसर। नाउ लेट्स डू पार्ट 2। इफ द टेम्परेचर इज 158 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये y फ़ारेनहाइट से हम कंपेयर करेंगे तो y की वैल्यू दी गई है। फाइंड द टेम्परेचर इन केल्विन, केल्विन जो हमें x में बताया गया है तो x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो अब इस इक्वेशन में y की वैल्यू दी गई है और x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। So it will be y, which is 158, equals 9 by 5x minus 2297 upon 5. x को हम isolate करेंगे, x वेरिएबल एक साइड and constants एक साइड, so this becomes 158 plus 2297 upon 5. 5 LCM लेकर के हम ऐड कर लेते हैं, it is 790 plus 2297 upon 5 and 9 upon 5x यहाँ पर चल रहा है, ऐड कर लेंगे, it is 3087 upon 5. अब देखो ये वैल्यू आ गई है 9 by 5x is 3087 upon 5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी 387 divided by 9, it comes 343 Kelvin. So x is 343, that will be your answer. Now question number 9. The work done by a body on the application of a constant force is the product of the constant force and the distance traveled by the body in the direction of the force. अगर कोई बॉडी वर्क करती है तो ये डिपेंड करता है कि उस पर कितना कांस्टेंट फोर्स लग रहा है और उस फोर्स के लगने पर उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है। दैट मीन्स वर्क इज फोर्स, दैट मीन्स जो वर्क है वो फोर्स और डिस्टेंस इन पर डिपेंड करता है। फॉर्मूला है वर्क इक्वल्स फोर्स इनटू डिस्टेंस, जितना फोर्स लगेगा और जितना डिस्टेंस कवर होगा वो मल्टीप्लाई करके आपको वर्क डन मिल जाता है। नाउ
एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आपको ये वेरिएबल के फॉर्म में एक लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में शो करना है। वेरिएबल आपको बता दिया गया है कि वर्क है W, डिस्टेंस है D और फोर्स कांस्टेंट है। ड्रॉ दिस ग्राफ बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 3 यूनिट्स। तो फोर्स की वैल्यू आपको बताई गई है कि 3 यूनिट्स फोर्स अप्लाई होता है। What is the work done when the distance is traveled 2 units? अगर फोर्स 3 यूनिट्स है और डिस्टेंस 2 यूनिट्स है तो टोटल वर्क डन कितना होगा, और आपको ये ग्राफ से भी शो करना है। तो देखो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है किसी ऑब्जेक्ट ने, इससे डिसाइड होगा कि कितना वर्क हुआ है, जबकि फोर्स यहाँ पर कॉन्स्टेंटली 3 यूनिट्स की अप्लाई होती है। बिगिनिंग में डिस्टेंस तो 0 ट्रेवल हुआ है, तो वर्क कितना हुआ वो भी 0 हुआ क्योंकि डिस्टेंस 0 है। अब डिस्टेंस अगर 1 यूनिट है तो वर्क हो जाता है फोर्स जो कि 3 यूनिट्स है और डिस्टेंस जो कि 1 यूनिट है, दैट मीन्स 3 यूनिट्स। इनका मल्टीप्लाई करेंगे। डिस्टेंस जब 2 यूनिट्स होगी तो वर्क हो जाएगा 3 जो कि कांस्टेंट फोर्स है, और डिस्टेंस 2 यूनिट्स है, ये हो गया है 6 यूनिट्स। इसी तरह से जब डिस्टेंस 3 यूनिट्स होगी तो वर्क हो जाएगा 3/3, दैट मीन्स 9 यूनिट्स। तो हर बार फोर्स उतना ही है लेकिन डिस्टेंस पर डिपेंड करता है कि कितने यूनिट वर्क हुआ है। तो आपसे पूछा गया है कि 2 यूनिट्स पर कितना वर्क होगा, 2 यूनिट्स पर 6 यूनिट्स का वर्क होगा, और ये आपको ग्राफ से भी शो करना है। तो आपके पास इक्वेशन है W इक्वल 3D। देखो D इक्वल 0 पर वर्क है 0, तो जो कोऑर्डिनेट हुआ वो हुआ 0 0। D इक्वल 1 पर वर्क है 3 यूनिट्स, तो कोऑर्डिनेट हुआ 1 3। D इक्वल 2 पर वर्क है 6 यूनिट्स, तो कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2 6। इसी तरह से D इक्वल 3 पर वर्क है 9, तो कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3 9। अब ये पॉइंट्स हम देखेंगे कि ये एक लाइन में है या नहीं, और इससे हमारा लीनियर एक्सप्रेशन ये है या नहीं ये प्रूव होता है। अब कोऑर्डिनेट्स हैं 0 0, उसके बाद है 1 3, तो x की वैल्यू 1 यहाँ पर है और 1 3 is this point, then 2 6 it is this point, then 3 9 it is this point। और जब आप लाइन ड्रॉ करते हो तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करती है which shows कि ये एक लीनियर एक्सप्रेशन है। The graph for W equal 3D is a line which shows it is a linear expression. Now let's start question number 10. The graph of a linear polynomial passes through the points 1 5 and 3 1 1. एक linear polynomial है, linear polynomial that means it is px या y जो भी लेना चाहो, it is ax plus b, जहाँ पर a एक कोफिशिएंट है और b एक कांस्टेंट है। It passes through 1 5 and 3 11. तो अगर हम ax plus b इक्वल y माने, जहां पर x और y इस ग्राफ के कोऑर्डिनेट्स को शो करेंगे, तो जब आपको कोऑर्डिनेट 1 दिया गया है 1 and 5, दैट मीन्स एट x इक्वल 1 y इज 5, और कोऑर्डिनेट दूसरा गया है, कोऑर्डिनेट दूसरा है 3 and 11, दैट मीन्स एट x इक्वल 3 y इज 11। तो ये पॉइंट्स हमें इस इक्वेशन को सेट करने में हेल्प करते हैं। हम यहाँ पर पॉइंट्स रख देते हैं। तो देखो y की वैल्यू है 5, दैट मीन्स इक्वेशन 1 इज 5 इक्वल a टाइम्स 1 बिकॉज x की वैल्यू 1 है, एंड b जो कि कांस्टेंट है, सो इट इज a प्लस b इक्वल 5। दिस इज इक्वेशन 1। अगर हम सेकेंड पॉइंट लें 3 and 11, तो y की वैल्यू है 11, a टाइम्स 3 प्लस b, that means 3a plus b equal 11. This is equation number 2. अब equation 1 और 2 से हम ये polynomial find out कर सकते हैं कि इसकी actual equation क्या है। So let's solve equation 1 and 2. From equation 1 and 2 we have a plus b equal 5 and 3a plus b equal 11. आप इसे subtract कर सकते हैं क्योंकि b हम यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं। सो दिस कम्स माइनस 2a इज माइनस 6, दिस कम्स 2a इज 6, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी a इक्वल 3। अब a की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में रख करके हम b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो लेट्स प्लेस a इक्वल 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 जो है a प्लस b इक्वल 5। अब a की वैल्यू आप 3 रख दोगे तो b की वैल्यू आ जाती है 2। तो a और b आपके पास इक्वेशन हो गए हैं, तो आपका पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा,
polynomial px will be ax plus b tha, that means 3x plus 2. That will be the equation of this polynomial. Now part 2 is find the coordinates where the graph of px cuts the axis. हमें axis that means intercepts बताना है कि क्या coordinates होंगे जहां पर ये ग्राफ एक्सिस को कट करेगा. देखो पॉलिनोमियल की इक्वेशन हमारे पास आ गई है 3x plus 2. अब जब कोई भी ग्राफ x या y एक्सिस को कट करता है तो उस पर्टिकुलर एक्सिस पर वैल्यू 0 होती है. दैट मीन्स एट x एक्सिस y is 0. तो y की वैल्यू 0 अगर हम रख दें 3x plus 2 equal 0 कर दें तो 3x will be minus 2, x will be minus 2 upon 3. That means x axis पर जो पॉइंट होगा जहां पर कट करेगा that will be minus 2 by 3 and 0. Coordinates at which the graph will cut x-axis, it is minus 2 by 3 and 0. Similarly हम y के लिए find out कर लेंगे. At y-axis x will be 0. तो अब आप 3x plus 2 में अगर x की जगह पर 0 रख दोगे तो y की वैल्यू आ जाती है 2. That means at y-axis coordinates will be 0 and 2. ये हो जाता है y एक्सिस पर जब कट करते हैं तो वो है y इंटरसेप्ट, x एक्सिस पर जब कट करते हैं तो वो होता है x इंटरसेप्ट. नाउ इन थर्ड पार्ट ड्रॉ द ग्राफ ऑफ px एंड वेरीफाई योर आंसर. हमें ग्राफ ड्रॉ करना है और आंसर को वेरीफाई करना है. तो अब हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर. लेट्स फिगर आउट दीज कोऑर्डिनेट्स. अब देखो ये -2 by 3 0 है. x की वैल्यू माइनस में है, दैट मीन्स ये ओरिजिन के लेफ्ट में होगा. -2 by 3 1 से लेस है तो this will be the point. -2 by 3 is almost 0.6 and 0, so this is the point. And y axis पर point है 0 2, so this is this one 0 2. Let's draw a line. This will be your line. आपको वेरीफाई करना है आपका आंसर कि क्या ये 1 5 और 3 11 से पास होता है. तो लेट्स चेक. अब देखो जब x की वैल्यू 1 है तो ये पॉइंट है 1 5. दैट मीन्स ये लाइन 1 5 से होकर के जाती है और अगर इसी लाइन को हम आगे इंक्रीज कर दें तो ये 3 11 से होकर भी पास होगी. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर. लेट px इक्वल ax प्लस b एंड qx इक्वल cx प्लस d. ये दो ग्राफ हैं. बी टू लीनियर पॉलिनोमियल्स. ये दो लीनियर पॉलिनोमियल हैं और इनके आगे ये 3 कंडीशन दी गई हैं. हमें ये पॉलिनोमियल्स फाइंड आउट करने हैं. px दिया गया है एज ax प्लस b, ये एक पॉलिनोमियल है. और qx दिया गया है cx प्लस d, ये दूसरा पॉलिनोमियल है. कुछ कंडीशंस दी गई हैं. फर्स्ट कंडीशन है p0 इज 5. x की जगह पर हम 0 अगर रखते दिस कम्स टू 5. अब a टाइम्स 0 इज 0, सो b वैल्यू इज 5. तो एक आपको कांस्टेंट वैल्यू मिल गई है. दैट मीन्स जो पॉलिनोमियल है उसकी इक्वेशन, फर्स्ट पॉलिनोमियल की इक्वेशन है ax प्लस 5. अब आते हैं सेकंड पार्ट पर. The polynomial px minus qx cuts the x-axis at 3 0. अब polynomial px minus qx इसकी वैल्यू क्या होगी, पहले हम इनको सब्ट्रैक्ट करके फाइंड आउट कर लेंगे. ax plus 5 जो अभी हमने polynomial px की वैल्यू निकाली है माइनस cx plus d, इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. इट विल बिकम ax plus 5 minus cx minus d. It will become a minus c times x plus 5 minus d. ये हो जाता है हमारा न्यू पॉलिनोमियल जो x एक्सिस को 3 0 पर कट करता है. दैट मीन्स अगर हम इस पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये x एक्सिस पर 3 0 पर होकर के जाएगा. मीनिंग हुआ कि अगर आप यहाँ x की वैल्यू 3 रखोगे तो इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आएगी. तो अब हम यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं. इट पासेस थ्रू 3 0, which means at x equal 3 px minus qx it will be 0. जो पॉलिनोमियल हमें मिला है वो 0 होगा. तो वैल्यू रख देते हैं a minus c times 3, x की जगह पर हम यहाँ 3 रख देंगे, प्लस 5 minus d equal 0. ये इक्वेशन हो जाती है. इसको हम सॉल्व कर लेंगे. इट कम्स एज 3a minus 3c प्लस 5 माइनस डी इक्वल 0. आप सारे अननोन वैल्यूज को एक साथ रख लो और जो कांस्टेंट है उसे राइट साइड में शिफ्ट कर दो. सो दिस इज 3a माइनस 3c माइनस d इक्वल माइनस 5. दिस इज इक्वेशन 2. Now third part is the sum px plus qx is equal to 6x plus 4 for all real x.
अब जैसे हमने px माइनस qx की वैल्यू फाइंड की थी, बिल्कुल इसी तरह हम px प्लस qx के लिए पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर लेंगे। px की वैल्यू है ax प्लस 5, qx की वैल्यू है cx प्लस d। इन्हें ब्रैकेट को ओपन करोगे तो इट विल कम a प्लस c टाइम्स x प्लस 5 प्लस d, ये वैल्यू आएगी। अब ये पॉलिनोमियल, इसकी वैल्यू है 6x प्लस 4, ये थर्ड पार्ट में दिया गया है। अब देखो जब इन्हें हम कंपेयर करते हैं तो आप x वेरिएबल के कोफिशिएंट को x वेरिएबल के कोफिशिएंट के इक्वल रख सकते हो और कांस्टेंट वैल्यूज कांस्टेंट के इक्वल होंगी, क्योंकि ये पूरा एक्सप्रेशन इक्वल है। तो यहाँ से a प्लस सी विल बी इक्वल टू 6, क्योंकि a प्लस सी यहाँ x का कोफिशिएंट है और 6 यहाँ x का कोफिशिएंट है और ये इक्वल है। तो a प्लस सी इज इक्वल टू 6 और 5 प्लस d इज इक्वल टू 4। तो ये हम इक्वेशन 3 मान लेते हैं। 5 प्लस d इज इक्वल टू 4, ये सेकेंड पार्ट है, कांस्टेंट पार्ट है। यहाँ से d की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो, इट इज -1। तो d की वैल्यू आपको मिल गई है 4 माइनस 5 विच इज -1। अब ये 3 कंडीशंस को फुलफिल करने के बाद में आपको बताना है कि पॉलिनोमियल px क्या होगा और qx क्या होगा। तो अब इसमें जो हमने इक्वेशन फाइंड आउट की है विच इज ax प्लस 5, which is 3a minus 3c minus d equal -5 and the last one is a plus c equal 6, ये हमें यहाँ पर काम आएंगी। तो let's solve these equations। तो देखो हमें सेकेंड इक्वेशन के लिए d की वैल्यू मिल गई है, तो हम यहाँ d को रिप्लेस कर देंगे तो हमारी इक्वेशन a और c के फॉर्म में आ जाएगी। Replace d equal -1 in equation 2, which is 3a minus 3c minus d equal -5। अब आप इसमें वैल्यू रख दोगे d की which is -1, it is -5। अब आप ब्रैकेट ओपन करोगे, it becomes 3a minus 3c plus 1 equal -5, which is 3a minus 3c equal -6। अब देखो यहाँ 3a माइनस 3c और -6, ये 3 से सारे नंबर डिवाइड होते हैं, तो ये इक्वेशन हो जाएगी a माइनस सी इक्वल -2। तो इक्वेशन 1 में d की वैल्यू -1 रखने पर आपके पास एक नई इक्वेशन आ जाती है, a माइनस सी इज -2। सिमिलरली हमारे पास a प्लस सी इज 6, इन दोनों इक्वेशन से हम a और c की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3, एंड इसको हम इक्वेशन 4 मान लेते हैं। And equation 4, we have a plus c equal 6 and a minus c equal -2। इन्हें हम ऐड कर देंगे तो c कैंसिल हो जाता है, this becomes 2a equal 4, a की वैल्यू आ जाती है 2। अब आप a की वैल्यू रिप्लेस कर लो, a plus c is 6, so 2 plus c is 6, this means c is 4। तो अब आपके पास a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 5 है, c की वैल्यू 4 है और d की वैल्यू -1 है। तो अब यहाँ से px जो कि है ax प्लस b, दैट बिकम्स 2x प्लस 5, एंड qx जिसकी वैल्यू है cx प्लस d, c और d की वैल्यू रख देंगे, इट बिकम्स 4x माइनस 1। ये आपके फाइनल पॉलिनोमियल्स हो जाएंगे px और qx। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में ये 3 स्टेजेस दिए गए हैं एक सीक्वेंस के। Look at the first 3 stages of a growing pattern of hexagons made using matchsticks। ये hexagon के पैटर्न बनाए गए हैं। Hexagon means 6 sides shape। ये हेक्सागन का पैटर्न है जो मैच स्टिक से बनाए गए हैं। ए न्यू हेक्सागन गेट्स एडेड एट एवरी स्टेज व्हिच शेयर्स अ साइड विद द लास्ट हेक्सागन ऑफ द प्रीवियस स्टेज। हर बार स्टेज में, सपोज दिस इज हेक्सागन 1, तो जब हेक्सागन 2 इसमें ऐड होता है तो ये एक साइड शेयर करते हैं। अब ये 1 है, ये 2 है, ये 3 हुआ है, तो ये एक साइड यहाँ शेयर कर रहे हैं। तो आप देखोगे कि हेक्सागन एक दूसरे से अटैच होते जा रहे हैं और साइड शेयर करते हैं पिछले वाले से। Now first part is draw the next 2 stages of this pattern। आपको इस स्टेज के 2 न्यू पैटर्न्स ऐड करने हैं। How many matchsticks will be required at these stages? इन स्टेजेस में कितने मैचस्टिक्स चाहिएंगे? तो देखो आप फर्स्ट स्टेज में देखते हो तो यहाँ 6 मैचस्टिक्स चाहिए, सेकेंड स्टेज में आप देखते हो तो यहाँ 11 मैचस्टिक्स चाहिए और थर्ड स्टेज में 16 मैचस्टिक्स चाहिए।
तो आप देखोगे कि हर एक स्टेज में 6 से आप 11 पर आते हो तो +5 हो जाता है, 11 से आप 16 पर आ जाते हो तो +5 हो जाता है। अब जो नेक्स्ट स्टेज होगी, स्टेज 3 होगी, उसमें भी +5 मैच स्टिक्स यूज होंगे, दैट मीन्स 21 यूज होंगे, और उससे नेक्स्ट वाले में फिर से 5 ऐड हो जाएंगे तो दैट विल बी 26। तो 21 और 26 मैच स्टिक्स यूज होंगे नेक्स्ट 2 पैटर्न्स के लिए। शेप क्या होगी? तो देखो ये 3 ऑलरेडी यहाँ पर अटैच हैं, अब जो फोर्थ होगा वो इधर अटैच हो जाएगा। अब आप इसमें काउंट करोगे तो यहाँ 21 मैच स्टिक लगे हैं, और इसी तरह से जो नेक्स्ट स्टेज होगी उसमें यहाँ पर एक ऐड हो जाएगा। इस तरह से मैच स्टिक यूज होंगे तो इसलिए 26 मैच स्टिक्स टोटल हो जाएंगे और फोर्थ स्टेज में 21 मैच स्टिक्स हो जाएंगे। नाउ कंप्लीट दिस टेबल। स्टेज नंबर दिया गया है 1 2 3 4 5 और उस तरह से एन स्टेज तक आपको फाइंड करना है कि कितने मैच स्टिक लगे। तो देखो स्टेज 1 में 6 मैच स्टिक लगे हैं, सेकेंड स्टेज में 6 + 5 लगे हैं, या इसे हम लिख सकते हैं 6 + 5 × 1, क्योंकि एक बार 5 लगे हैं, हर बार 5 ऐड होता जा रहा है, तो ये 6 + 5 × 2। इस तरह से अब यहाँ पर फोर्थ में 6 + 5 × 3, तो आप देखोगे कि जो स्टेज है उससे एक कम नंबर से हम 5 में मल्टीप्लाई करते हैं, तो फिफ्थ स्टेज में लगे हैं 6 + 5 × 4। इसी तरह से nth स्टेज में कितने मैच स्टिक लगेंगे? 6 + 5 × n-1, इतने मैच स्टिक लगेंगे nth स्टेज में। तो अब ये एक तरह से लीनियर एक्सप्रेशन हो गया है। Now, third is find a rule to determine the number of matchstick required for the nth stage. nth stage में कितने matchstick यूज होंगे, इसके लिए रूल क्या है? तो रूल हम ऑलरेडी यहाँ फाइंड आउट कर चुके हैं। अब nth स्टेज में कितने matchstick लगेंगे, तो इसके लिए रूल या लीनियर एक्सप्रेशन हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, 6 + 5 × n-1। इसे हम और सिंप्लीफाई कर लेंगे, इट विल बी 6 + 5 n-5, it will be 5n + 1. That will be the rule for nth stage. अब क्या हम इसे जस्टिफाई कर सकते हैं? देखो बिल्कुल हम कर सकते हैं। When n is 1, that means फर्स्ट स्टेज में, तो फर्स्ट स्टेज में 6 आना चाहिए, it will be 5 × 1 + 1, that is 6 मैच स्टिक्स, तो 6 नंबर आया है। n = 4, अगर फोर्थ स्टेज है तो आपने फोर्थ स्टेज में फाइंड आउट किया है कि 21 मैच स्टिक आएंगे, तो इट इज 5 × 4 + 1, it is 20 + 1, so this comes 21 matchsticks. So this rule justifies the expression. Now part 4 is how many matchsticks will be required for the 15th stage. अब देखो रूल हमें मिल गया है या लीनियर एक्सप्रेशन हमें मिल गया है 5n + 1। अब 15th स्टेज का मीनिंग है कि n is 50, so at n = 15 मैच स्टिक्स का टोटल नंबर कितना हो जाएगा? हम यहाँ पर n की वैल्यू रिप्लेस कर लेंगे, 5 × 15 + 1, it is 75 + 1, it will be 76 matchsticks. That will be your answer for fourth part. Then fifth part is, can 200 matchsticks form a stage in this pattern? क्या इस पैटर्न में 200 matchsticks यूज हो सकती हैं? तो आंसर है नो। वाई? ये हमें जस्टिफाई करना है। देखो रूल है 5n + 1, दैट मीन्स ये नंबर 5 के मल्टीपल से एक ज्यादा है। The answer will always be one more than a multiple of 5. That means जो ones unit होगी, ones unit of the number will always be either 1 or 6. अब ये तो हमारे पास 200 है, 200 5 से completely divide होता है, तो 200 क्या होगा? नहीं, क्योंकि रूल है 5n + 1. We have 200 matchsticks which is completely divisible by 5, so this does not fulfill the pattern. 200 को हम 5 से completely divide कर सकते हैं, लेकिन नंबर, जो भी नंबर हमारा आना चाहिए इस पैटर्न के लिए, उसमें वंस डिजिट पर या तो 1 होना चाहिए या 6 होना चाहिए, so this number does not match the criteria. That will be your answer. Now question number 13. Px = ax + b and qx = cx + d, two linear polynomials. Two linear polynomials दिए गए हैं, px की वैल्यू है ax + b इस पैटर्न में है, और qx है cx + d। अब पार्ट 1 में है, the graph of px passes through 2 points 2 3 and 6 11, that means ax + b, ये जो ग्राफ है ये 2 3 और 6 11 से पास होता है, that means at x = 2 px की वैल्यू 3 है या y की वैल्यू 3 है, तो ये इक्वेशन हो जाती है y = a ×
x प्लस बी, अब इसमें हम x और y की वैल्यू रख देंगे, इट विल बी 2a प्लस बी, दिस इज इक्वेशन 1। अब ये 6 11 से भी पास होता है, तो एट x इक्वल 6 y विल बी 11, सो द इक्वेशन विल बी 11 equal a times 6 plus b, or we can write 6a plus b is equal to 11। ये इक्वेशन नंबर 2 है जो px के पैटर्न को क्लियर करता है। अब देखो हमें ये 2 वैल्यूज a और b फाइंड आउट करनी है और हमें 2 इक्वेशंस मिल गई हैं। तो हम इन इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। वी हैव 2a plus b equal 3 and we have 6a plus b equal 11। Let's solve। तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करने पर b कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी -4a इक्वल्स -8, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, a विल बी 8/4 और a विल बी 2। a की वैल्यू रिप्लेस कर लेंगे, b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, प्लेस a इक्वल 2 इन इक्वेशन 1 which is 2a plus b equal 3. So 2a plus b equal 3. Let's place a by 2. It becomes 2 times 2 plus b equal 3. It becomes 4 plus b equal 3. That means b is -1. अब a और b की वैल्यू हमें मिल गई है, तो हमें px, दो पॉलिनोमियल है, उसकी वैल्यू मिल जाएगी जो कि है ax plus b। अब a की वैल्यू है 2, तो 2 रख देंगे a की जगह पर, और b is -1, सो द पॉलिनोमियल px is 2x minus 1। एक पॉलिनोमियल आप इन कंडीशंस को फुलफिल करते हुए फाइंड आउट कर सकते हो। नाउ पार्ट 2, the graph of qx passes through the point 4 minus 1। अब जिस तरह से px के लिए हमने किया, qx में क्या है कि at x equal 4 px या y आप कुछ भी मान सकते हो, उसकी वैल्यू -1 है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं y is cx plus d। अब वैल्यूज रिप्लेस कर देंगे, y की वैल्यू है -1, c टाइम्स x की वैल्यू है 4 प्लस डी, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाती है 4c प्लस डी इज -1। दिस इज इक्वेशन 3। देन अब ये सेकंड पार्ट बस इतना ही बताता है। लेट्स कम टू थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट सेज द ग्राफ ऑफ qx इज पैरेलल टू ग्राफ ऑफ px। qx और px के ग्राफ पैरेलल हैं, दैट मींस जो m, जो स्लोप है वो इक्वल है, x का कोफिशिएंट है वो इक्वल होता है। तो पार्ट 3 के लिए हम कंपेयर करेंगे px एंड qx। अब px जो कि है ax प्लस b और qx जो कि है cx प्लस d। अब हमें बताया गया है कि इन ये पैरेलल लाइंस हैं, ये पैरेलल हैं, तो जो स्लोप है दैट मींस जो x का कोफिशिएंट है a और यहाँ जो x का कोफिशिएंट है c, तो ये इक्वल होंगे। बिकॉज px इज पैरेलल टू qx, a will be equal to c। अब a की इक्वेशन हमें पता है, अब a की वैल्यू हमें पता है, a की वैल्यू आई है 2, तो c की वैल्यू भी 2 हो जाएगी। दैट मीन्स qx will be cx plus d। c में हम वैल्यूज रिप्लेस कर लेंगे, इट विल बी 2x plus d। अब बचता है d फाइंड आउट करने के लिए, तो d हम फाइंड आउट कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 3 से। इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास है 4c plus d equal -1। अब हमें c की वैल्यू पता है 2, तो हम यहाँ पर c की वैल्यू 2 रख देंगे, 4 times 2 plus d equal -1। It will be 8 plus d equal -1। It will be d equal -1 minus 8, it will be -9। अब आपको px और qx दोनों की इक्वेशन मिल गए हैं। qx की आपको वैल्यू मिल गई है cx plus d which is 2x minus 9। ये qx की इक्वेशन है और ये px की इक्वेशन है, तो आपको दोनों के इक्वेशन मिल गए हैं। लास्ट में है फाइंड द पॉलिनोमियल्स px qx, ये हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया है। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर दीज लाइंस मीट द x एक्सिस। ये दोनों लाइंस x एक्सिस पर किस पॉइंट पर कट करेंगी वो हमें बताना है। अब देखो कोई भी लाइन x एक्सिस पर कट करेगी, दैट मीन्स y की वैल्यू 0 होगी। सो एट x एक्सिस y इज 0, तो px इज 0 इज 2x minus 1। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, 2x minus 1 इक्वल 0, 2x इक्वल 1, x इक्वल 1 अपॉन 2। तो किस कोऑर्डिनेट पर px
एक्स एक्सिस से होकर के जाएगा, इट विल बी 1/2 और 0.5 एंड 0, ये कोऑर्डिनेट होगा। इसे आप किसी भी तरह से चाहे तो फ्रैक्शन में लिख लो, चाहे आप डेसिमल नंबर में लिख लो। सिमिलरली हम क्यू एक्स के फाइंड आउट करेंगे वैल्यू, क्यू एक्स विल बी 0 विच इज 2x माइनस 9। अब देखो 2x माइनस 9 की वैल्यू 0 होगी x एक्सिस पर, तो 2x विल बी 9, 9 को हम राइट साइड ले जाएंगे, x विल बी 9/2 और डेसिमल में निकाल लेंगे तो 4.5। तो qx के कोऑर्डिनेट एट x एक्सिस ये हो जाएंगे 4.5 एंड 0। ये आपको पता चल जाती हैं इनके x एक्सिस पर कोऑर्डिनेट्स एंड दिस क्वेश्चन इज वेल सॉल्व्ड हियर। Last question of this exercise, question number 14. What do all linear functions of the form ax plus a where a is greater than 0 have in common? Question समझ लो आप, अगर कोई फंक्शन या पॉलिनोमियल इस तरह से है कि ax plus a, जो x का कोफिशिएंट है वो भी a है और जो कांस्टेंट वैल्यू है वो भी a है, तो इसमें कॉमन क्या होगा? तो देखो इसका मीनिंग हुआ कि एट x इक्वल 0 y की वैल्यू a होगी। आप प्लेस करके देख लो, आप x की वैल्यू 0 रखोगे तो y विल बी a टाइम्स 0 प्लस a, y विल बी a। और एट y इक्वल 0 ये हो जाएगा ax प्लस a इक्वल 0। दैट मीन्स इट विल बी ax इक्वल माइनस a, x विल बी माइनस 1। यहाँ x की वैल्यू हमेशा -1 आएगी और ये हर लाइन -1 और 0 से होकर के जाएगी। किस तरह से? आप यहाँ पर कोई और अगर एग्जाम्पल लेना चाहो, सपोज आप ले लेते हो f(x) इज, अब देखो a की वैल्यू हमें एक ही नंबर से रिप्लेस करनी है, सो लेट्स से 5x + 5, ये हमारी इक्वेशन हो जाती है। अब x इक्वल 0 होने पर y की वैल्यू तो यहाँ पर आप फाइंड आउट करते हो, 5 टाइम्स 0 + 5 इट कम्स 5, तो एक कोऑर्डिनेट तो हो गया 0 5, ये 0 और 5 से होकर के जाएगा, और जब y आप 0 रखोगे तो ये इक्वेशन हो जाएगी 5x + 5 इक्वल 0, 5x इक्वल -5, x इक्वल -1, तो ये भी -1 और 0 से होकर के जाएगी लाइन। तो यहाँ पर यही होगा कि f(x) इक्वल ax + a, जबकि a ग्रेटर देन 0 है, इनमें कॉमन यही होगा कि ये सारे ग्राफ्स -1 और 0 से होकर के जाएंगे। All of these graphs will go through -1 0 coordinate, that will be your answer. अभी एक्सरसाइज एंड होती है। आई होप इसमें आपके डाउट अगर कुछ होंगे तो क्लियर हुए होंगे, आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।